हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज मोहम्मद अनवर, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अनवर द ऑब्जर्वर। चूंकि हमारी बड़ी राइवलरी चलती है इंडिया के साथ क्रिकेट ग्राउंड्स में, सो आई थॉट लेट्स टेक इट आउट फ्रॉम द क्रिकेट ग्राउंड और थोड़ा सा इसको इकोनॉमी में। हमारा ताल्लुक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ है, तो मैंने कंपैरिजन के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही इंतखाब किया है कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है, वो कहाँ पर है और हम कहाँ पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस वक्त वर्थ रखती है $222 बिलियन की, जबकि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मुझे एग्जैक्ट फिगर्स कहीं से मिले नहीं। पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है वो है $368 बिलियन, जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इसमें जो कंट्रीब्यूशन है 4% है, तो इस हिसाब से आप लगा रहे हैं $10-12 बिलियन की हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्थ रखती है। ठीक है, वी आर फार बिहाइंड इन द गेम। इंडिया ऑन द अदर साइड इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कार्स, जबकि हम ऑन 26 नंबर है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि उनके साइज़ की वजह से उनको ये एडवांटेज आ जाए, तो आई थिंक इन माय ओपिनियन इकोनॉमी में साइज डज नॉट मैटर, क्योंकि जापान हमसे भी छोटा मुल्क है और उनकी एक कंपनी टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन जो कि सालाना $238 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि इंडिया की टोटल ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो $222 बिलियन की वर्थ रखती है, मतलब $16 बिलियन अहेड। सिर्फ एक टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होंडा या सुजुकी या इसूजू या डायहेट्सू या लेक्सस, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। जस्ट वन कंपनी ऑफ जापान इज वर्थ मोर देन द टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये तो क्लियर हो गया कि साइज डज नॉट मैटर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ऐसा हुआ क्यों, इंडिया हमसे आगे क्यों, हम इतने पीछे क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ज़रा सी जो पॉलिसीज़ जब शुरू में स्टार्ट हो रही थी वो वाला सिनेरियो डिस्कस करना पड़ेगा। 1953 में इंडिया ने लॉ पास किया कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं दे कैन स्टे, असेंबली वी विल नॉट अलाउ, parts import we will not allow, you have to manufacture within the country, otherwise you are welcome to move out। जिसकी वजह से फोर्ड और जनरल मोटर्स ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री छोड़ दी थी, दे पुल्ड आउट फ्रॉम द इंडिया। इन द सेम ईयर पाकिस्तान ने अपनी पहली गाड़ी बनाई, नेशनल मोटर प्लांट कराची, विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेम जनरल मोटर्स, लेकिन वी असेंबल्ड, ठीक है, वी असेंबल्ड एंड दे वांटेड देम टू मैन्युफैक्चर। सो वो मैन्युफैक्चर नहीं करना चाह रहे थे जनरल मोटर्स, दे पुल आउट फ्रॉम द इंडिया। पाकिस्तान में दे स्टेट, उन्होंने असेंबली स्टार्ट की। सो यहीं से चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई। ठीक है, उस वक्त इंडिया का जो रूल था वो ये था कि आपने एक लोकल इंडियन के साथ पार्टनरशिप करनी है और यू हैव टू एस्टेब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आपने असेंबली बिल्कुल भी नहीं करनी, जबकि हमने असेंबली की इजाज़त दे दी। 1953 में ही अली ऑटोमोबाइल्स पाकिस्तानी कंपनी थी, उन्होंने कोलैबोरेट किया था फोर्ड ट्रक्स के साथ, जबकि 1956 में हारून इंडस्ट्रीज़ ने कोलैबोरेट किया था विद डॉज, बट अगेन फॉर द असेंबली ऑफ द कार, मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, टिल 1991 इंडिया की इकोनॉमी क्लोज रही थी। इन दिनों में आपने अगर पुरानी इंडियन फिल्में देखी होंगे तो सिर्फ जो एक एम्बेसडर कार्ड होती थी, हिंदुस्तान एम्बेसडर, उन्हीं में उनका मंत्री इधर उधर घूमता हुआ नज़र आता था, उस पर लाल बत्ती लगी हुई होती थी, अदरवाइज़ कोई वैरायटी नहीं थी। जबकि 1971 तक पाकिस्तानी कंज्यूमर के पास वैरायटीज़ बहुत थी, बहुत सारे यूरोपियन, इटालियन वगैरह ब्रांड्स थे, अमेरिकन, बट आफ्टर नेशनलाइजेशन उन्होंने मतलब छोड़ दिया था, चीज़ें नेशनलाइज हो गई थी। टिल 1991 तकरीबन दोनों की सिचुएशन सेम ही थी। आफ्टर जो गेम शुरू होता है वो शुरू होता है 1991 के बाद से। हालांकि हमारे पास इतना अच्छा एक बड़ा गैप था जिसमें हम बहुत बड़ा लीड ले सकते थे इंडिया से, बट वी डिडंट टेक द लीड। हुआ ये कि हम असेंबली की तरफ ही ज़्यादा फोकस किया हम लोगों ने, और हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे लोगों को मजबूर नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया। 1991 के बाद इंडिया ने थोड़ी सी अपनी जो इकोनॉमी थी वो लिबरलाइज़ की। लिबरलाइज इन द सेंस कि अब उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी थी। उसमें अब आपको जो लोकल पार्टनर था वो रिक्वायर्ड नहीं था, यू डोंट हैव टू हैव एनी लोकल पार्टनर, बट यू मस्ट हैव टू एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आपने अभी भी मैन्युफैक्चरिंग ही करनी थी, आपने इंपोर्ट नहीं करनी थी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मस्ट थी, मैन्युफैक्चरिंग मस्ट थी। यही वजह है कि 1991 के बाद से इंडिया की इकोनॉमी ने एक बूस्ट पकड़ा है, और जो आज हमें नजर 1990s में जब हमने भी डीरेगुलाइज किया और वो भी ओपन हुए तो कहानी कहाँ पे बिगड़ी। हमारे पास फिर 3 जापानीज प्लेयर आए, होंडा, टोयोटा और सुजुकी। विद लोकल कोलैबोरेशन दे स्टार्टेड असेंबलिंग कार्स, जबकि ऑन द अदर हैंड दे अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का कहा। यही वजह है कि 1990s में मारुति सुजुकी ने अपनी 480 कार जो है शुरू में हंगरी एक्सपोर्ट की थी, इनकी फर्स्ट यूरोपियन एक्सपोर्ट थी।
मारुति सुजुकी कार्स बढ़ते बढ़ते 2009 में 4.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स बन गई। इन द सेम टाइम हमें मेहरान बेची जा रही थी, जिसमें ना ABS था, ना एयरबैग्स थी, ना उसमें कोई और सेफ्टी का फीचर था, AC तक नहीं होता था उस मेहरान गाड़ी के अंदर। उसकी शेप भी 1989 से लेके ऑलमोस्ट 2009 तक ऑलमोस्ट सेम थी, कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है। और 2009 में भी उसमें एक वही कार्बोरेटर वाला इंजन था। 2012 में उन्होंने यूरो 2 पे चेंज किया था, ठीक है। अब 2009 में अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और इनके जो मेन एक्सपोर्टिंग पार्टनर थे उसमें UK, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका थे 2009 में। अब देखें 2000 में ये एमिशन लॉस पास होना शुरू हुए थे यूरोप के अंदर, और वहाँ से यूरो स्टैंडर्ड्स की गाड़ियाँ बनना शुरू हुई थी, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, ठीक है। इस तरह के जो इनके जो सीरीज़ आई थी, इसी के इक्विवेलेंट भारत स्टेज था उनके पास, इंडिया के पास। इसका मतलब है कि अगर वो यूरोप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी जो गाड़ी का स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा था, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को, सेफ्टी वाइज और एनवायरमेंटल वाइज, ठीक है। हर एक एंगल से वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा था, तो जाके उनकी एक्सपोर्ट हो रही थी। जबकि हमें उसी दौरान मेहरान बेची जा रही थी, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं थी, ABS एयरबैग वगैरह नहीं थे, ऐसी तक नहीं होता था उसके अंदर। उसके बारे में बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि ये 75% लोकलाइज है, ठीक है। 75% लोकलाइज का मतलब है कि उसके बॉडी पार्ट्स सारे तो सही है, पाकिस्तान में बनते थे बॉडी पार्ट्स, लेकिन उसका जो घटिया कार्बोरेटर वाला इंजन था वो तक टेक्नोलॉजी सुजुकी ने मुनासिब नहीं समझी कि पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सके। सो दे वर असेंबलिंग दैट कार, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। वो तब भी 2019 तक जब वो डिसकंटिन्यू हुई तो वो असेंबल ही होती रही, उसका इंजन वगैरह और बाकी जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो बाहर से ही आते रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2014, ठीक है, जब हमें XLI बेची जा रही थी, जिसमें पावर विंडोज़ तक नहीं थे और ABS नहीं होता था, और बड़ी एक पाकिस्तान की मशहूर गाड़ी थी टोयोटा कोरोला XLI, ठीक है। उसी दौरान इंडिया की एक्सपोर्ट 14.5 बिलियन डॉलर को टच कर गई थी। 2009 में जो 4.5 बिलियन डॉलर थी, 2014 विद इन द स्पैन ऑफ 5 ईयर्स 14.5 बिलियन डॉलर्स को वो टच कर गई थी। 2009 में ही वो फोर्ड जो असेंबली प्लांट क्लोज करके 1953 में इंडिया से पुल आउट कर गया था, उसने ऐलान किया था कि $500 मिलियन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया to manufacture car, not assemble, to manufacture car for the local market and for the export purpose. In the same year, General Motor ने भी अनाउंस किया कि by 2011 we will be exporting 250,000 cars made in Indian cars, made in India cars to the globe from India. अब अगर आप 2021 में सारे फिगर्स देखें 2021 में, तो इंडिया की एक्सपोर्ट 23.6 बिलियन डॉलर को टच कर चुकी है, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स। जबकि जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि हमने मई में चैंगन की ओशान X7 एक्सपोर्ट की थी एक, वो भी 2022 को। उसके बाद से हमें पता नहीं है कि आया हमने कुछ एक्सपोर्ट किया है या नहीं, या अब करेंगे भी या नहीं। इंडिया 2023 में एक्सपेक्ट कर रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 8 to 10 बिलियन डॉलर इन इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जबकि हम 6 बिलियन डॉलर ना मिलने की वजह से ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है ऑलमोस्ट। तो इसमें फॉल्ट किसका है? अगर आप पीछे जाएं 1953 की जो हमारी पॉलिसीज़ थी और उनकी पॉलिसीज़ थी, यहीं से ही फॉल्ट आपको डिफाइन हो जाएगा कि वी अलाउड द असेंबली, वी डिड नॉट पुश देम टू मैन्युफैक्चर कार, ठीक है। वो लोग जिनको हमने अलाउ किया था कि आप असेंबल करें, जबकि दूसरी जगह से वो पुल आउट कर गए थे बिकॉज दे वांटेड देम टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। आज वो लोग वहाँ पे प्लांट लगाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास फोर्ड और जनरल मोटर नज़र नहीं आते। इंडिया में उनकी प्लांट भी है, वहाँ से वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंडिया के इस वक्त जो टॉप 10 जो पार्टनर्स हैं, जिनमें USA भी है, इसको तकरीबन 2014 तक जो इनकी एक्सपोर्ट्स थी ऑटोमोबाइल की 1.2 बिलियन डॉलर की थी, जबकि आपका जो लास्ट मैंने फिगर्स चेक किए थे, ऑटोमोबाइल की जो इंपोर्ट है, जो आप पार्ट्स इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबल करते हो, 1.6 बिलियन डॉलर का आपका बिल था, सिर्फ पार्ट्स वगैरह की मद में जो कि यहाँ पे असेंबल होते। अब देखें इसका हल क्या है। इसका हल बिल्कुल सीधा और सादा है कि हमें बैठ के अपनी पॉलिसीज़ को सीधा करना पड़ेगा। जहाँ पे हमने असेंबली अलाउ की हुई चीज़ों की, जहाँ पे हम चीज़ों को
वैल्यू एडिड करके मंगवाते हैं, वहाँ पे हम कोशिश करें कि रॉ मटेरियल मंगवाए, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट करें। हमारे पास अच्छी मार्केट्स है, हमारे पास जोग्राफिया अच्छा है हमारा, हम अफगानिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। अफगानिस्तान के थ्रू हम आगे जितनी भी मार्केट्स है, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान वगैरह, आर्मीनिया शर्मीनिया तक हम जा सकते हैं। ठीक है, हम ईरान को टारगेट कर सकते हैं। गवादर कराची के पोर्ट है हमारे पास, हम सामने अफ्रीका को भी वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें सीधा सीधा बैठना पड़ेगा। जिस तरह से अगर मिसाक जमहूरियत हो सकती है, तो मिसाक एक इकोनॉमी भी होनी चाहिए, कम से कम 20 से 30 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लान इकोनॉमिकली तमाम स्टेक होल्डर को बैठ के डिवाइस करना पड़ेगा, और उस पर ये डिसाइड करना होगा उनको कि इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होंगी। जो डिसाइड हो गया उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर 20-30 ईयर्स, क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, लेकिन आज जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो 4-5 साल के, वो अगले 25-30 साल में उनको अच्छा पाकिस्तान मिले, जैसे कि हमें मिले इस तरह का पाकिस्तान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।